गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पीआईबी डेली डिस्कशन सीरीज के अंदर आज 14 अगस्त है और आज हम 13 अगस्त की पीआईबी के जो आर्टिकल होंगे उनका डिस्कशन करेंगे। अभी देखो मानसून सेशन है तो वो खत्म हो चुका है और अभी हमारे पास में लगभग 12 बिल इस बार में जो पास हुए हैं, 12 बिल हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। और उसके अलावा जो दो उनके अंदर से बड़े बड़े बिल हैं, पहले तो हम कुछ बिल कर चुके हैं और दो बड़े बड़े बिल हैं वो पीआईबी बैकग्राउंडर के न्यूज़ के अंदर आए थे, उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और उसके अलावा भी जैसे जैसे अभी क्या है कि पीआईबी बैकग्राउंडर की न्यूज़ काफ़ी हमारा बैकलॉग हो गया है और जैसे ही अब क्या है मानसून सेशन खत्म होने के बाद में ज़्यादा जो भगदड़ है वो नहीं करेंगे हम और आराम आराम से चलेंगे और पीछे वाला जो है वो भी हम साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज देखो मैंने लगभग 15-16 आर्टिकल हैं ये लिए थे मैंने, तो उसके अंदर से मेरे को 8 आर्टिकल थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे, उनको ही लिया है। और जो बाकी रिवीजन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से थे वैसे ही थे। और देखो हमारा जो फ्रीडम 20 करके कोर्स चल रहा है, स्टडी विद डीजे ऐप है हमारी, वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कोर्सेज हैं और उनको आप अवेल कर सकते हो। अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है आपके लिए, जैसे तिगड़म कोर्स हो गया या फिर सी सेट का कोर्स है। उसके अलावा मेंटरशिप के प्रोग्राम है, हिंदी लिटरेचर के ही अलग से चल रहा है और जीएस पेपर 1 2 3 4 और जो ऐसे वाला पोर्शन है वो धर्मेंद्र जाखड़ सर करवा रहे हैं। उसके अलावा भी जैसे कॉम्बो कोर्सेज वगैरह और बहुत सारे हैं, आप हमारी ऐप के ऊपर विजिट करके देख सकते हो। डेमो लेक्चर्स वगैरह भी दिए हुए हैं वहाँ पे। ठीक है, और देखो आपके एक दो छोटे छोटे सवाल थे कि करंट अफेयर को किस तरीके से किया जाए। तो देखो करंट अफेयर क्या है, एक तो पीआईबी है तो ये तो करना ही है, और उसके साथ में आप जो मंथली मैगजीन है वो कोई भी अवेल कर सकते हो, देख सकते हो। और इसके तो नोट्स बनाने हैं और उसके अंदर नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं होगी, जो आपको जो मंथली मैगजीन वगैरह ले रहे हो उसके अंदर। ठीक है, और देखो आपको छांटने के लिए क्या करना होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आप क्या है छांटने के लिए ऐसा करो कि जो पीवाईक्यू है उनका थोड़ा सा अच्छे से एनालिसिस करना है और सिलेबस को देखना है साथ में, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वैसे मैं देख के और उसी तरीके से मैं लेके आता हूँ, लेकिन फिर भी उसके अंदर से दो चार चीजें आप छांट सकते हो अपने लिए। ठीक है, आज देखो ये 8 आर्टिकल हैं, इसके अंदर 6 थोड़े बड़े हैं, बाकी दो छोटे छोटे आर्टिकल हैं, तो इनको हम कवर करेंगे। और अभी अभी आज देखो पहला आर्टिकल है, ये क्या है कि स्पेस डेब्रिज से संबंधित है, अंतरिक्ष का मलबा है, इससे संबंधित आर्टिकल है। और हमारे जो मंत्री जी हैं तो उन्होंने बताया कि स्पेस डेबरी है, इसके लिए थोड़ा मिशन वगैरह हम लॉन्च किया है और इसको एक प्रभावी तरीके से हम करेंगे। देखो क्या है कि स्पेस डेबरीज क्या होती हैं कि जो हम उपग्रह वगैरह छोड़ते हैं तो वो क्या है या तो खराब हो गए या फिर किसी धूल के कण या फिर छोटे छोटे कंकर वगैरह भी होते हैं स्पेस के अंदर, बहुत तेज गोली की स्पीड से घूमते हैं और यदि वो टकरा जाते हैं उपग्रहों से तो उसकी ना वो मतलब बहुत ही गंदी हालत हो जाती है और वो चेन रिएक्शन टाइप में ऐसे बनने लग जाती है। इसको कहते हैं कैसलर इफेक्ट कहते हैं, कि एक उपग्रह से कोई कंकर वगैरह भिड़ा और उसके बाद में उसकी डेब्रीज बनी और वो बहुत सारे जो दूसरे उपग्रह हैं उनको भी नुकसान पहुंचाने की वो कैसलर इफेक्ट है, तो वो चल जाता है काम। ठीक है, वो चेन रिएक्शन टाइप में ऐसे शुरू हो जाती है। तो देखो अंतरिक्ष के मलबे से जुड़े हुए प्रमुख जोखिम और चुनौतियां ये कौन कौन सी हैं। एक तो टकराव का बहुत ज्यादा जोखिम रहता है, कि मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी या उपग्रह वगैरह ऐसे होते हैं तो वो टकराने से बहुत ज्यादा समस्या होती है इनको और डेब्रीज वगैरह फैल जाती हैं। फिर स्वायत्त प्रणालियों का विफलता, कि मतलब ऑटोनोमस तरीके से जो इसके अंदर क्या है जीपीएस टाइप में ऐसा नहीं लगा रहता कि उसको जैसे ही उसको पता चलता है कि भाई कोई चीज़ आके भिड़ने वाली है तो मैं थोड़ा साइड में हो जाऊं, दिशा चेंज करनी है, वो नहीं हो पाता। तो ये विफलता होती है स्वायत्त प्रणालियों, मतलब फेलियर रहता है कि ऑटोनोमस सिस्टम नहीं है ये क्या है कि एक बार स्पेस के अंदर छोड़ दिया जाता है और फिर वो उसी स्पीड से घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद है छोटे मलबे का खतरा, जैसे मैंने छोटे कंकर वगैरह इस तरीके से बताया कि उनके मलबे का बहुत ज्यादा खतरा रहता है और चेन रिएक्शन टाइप में शुरू हो जाती है, इसको कैसलर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, कैसलर प्रभाव कह सकते हो आप। तो अंतरिक्ष मलबा समन के लिए भारत की ना कुछ नीतियां वगैरह चल रही हैं। पहला है मलबा युक्त अंतरिक्ष मिशन है, डेब्रीज फ्री स्पेस मिशन चल रहा है। और ये क्या है कि एक्टिव डेब्रीज रिमूवल, कि डेब्रीज को रिमूवल करने के लिए जैसे आप अंतरिक्ष के अंदर कुछ उपग्रह वगैरह ऐसा छोड़ने के अभी भारत के प्रयास चल रहे हैं। और वो क्या है कि जैसे ही उसको भेजेंगे तो वो जो डेब्रीज वगैरह हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। और क्या होता है कि जैसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है, एक तो होता है कि हम आपको पता है कि लो अर्थ ऑर्बिट होता है जो पृथ्वी के पास में होता है, लो अर्थ एलियो, एलियो। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट है। और फिर उसके बाद में एक ऊपर वाला ऑर्बिट होता है जिसको जीईओ कहते हैं, है ना। तो ये एलियो है, तो इस वाले को तो कोई चुंबक टाइप में इस तरीके से उसको खींचने के लिए उपग्रह वगैरह ऐसे छोड़े जाएंगे, जो री एंट्री टाइप में ऐसे व्हीकल होंगे उनके द्वारा खींचा जाएगा। और उसके अलावा जीईओ वाले हैं तो ये क्या है कि एक ग्रेवयार्ड करके एक ऑर्बिट और है उसके बाहर, जैसे 36,000 किलोमीटर है, उसके 300 किलोमीटर 200 या 300 किलोमीटर ऊपर, लगभग 300 ही कहते हैं। तो 36,000 किलोमीटर है, तो वो ग्रेवयार्ड है, तो वहां तक ना उनको फेंक दिया जाता है यदि वहां पे यदि खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ तक पृथ्वी तक लाना, क्योंकि 36,000 किलोमीटर दूर है ये जीईओ वाले, तो उनको पृथ्वी तक लाना मुश्किल है। तो इसके लिए क्या है कि उनको ग्रेवयार्ड है कक्षा उसके अंदर भेज दिया जाता है उसके बाद में। ठीक है, अब देखो अब भारतीय अंतरिक्ष नीति है, ये क्या है
कि इसमें भी ये ऐसे कहा गया है कि जो निजी कंपनियां वगैरह हैं तो इनको कह रखा है कि आप है ना जो डेबरीज वगैरह हैं ये ऑटोमेटिकली अपने आप खत्म हो सकें, इस तरीके से आप है ना उपग्रह वगैरह बनाओ। और जो मतलब प्रोड्यूसर है, यदि जो उपग्रह वगैरह सैटेलाइट वगैरह भेज रहा है तो उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको वापस भी लेके आए यदि वो खराब होता है तो एंड ऑफ द लाइफ है उसके, यदि खराब हो जाता है तो उसके लिए क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त दिशा निर्देश हैं उसको अपनाने की बात की है इसके अंदर, भारतीय अंतरिक्ष नीति के अंदर। फिर इन स्पेस है, इन्होंने भी दिशा निर्देश वगैरह जारी किए हैं कि नेचुरल ऑर्बिट डीके है, इसके कारण यदि कोई समस्या होती है दिशा बदलने वगैरह इसके लिए भी है। ठीक है, वो मैंने लगभग ऊपर ऊपर से आपको बता दिया है कि मिशन को निपटाने के बाद में ना उसको वापस लेके आना पड़ेगा। और नेचुरल ऑर्बिटल डीके है कि इस तरीके के आपको उपग्रह वगैरह बनाओ कि आप उनको भेज देते हो और उसके बाद में यदि वो खत्म हो जाते हैं तो अपने आप ही प्राकृतिक रूप से उनकी डेब्रीज वगैरह है वो अपने आप नष्ट हो जाएं। ठीक है, तो नेचुरल ऑर्बिट डीके है। फिर दिशा बदलने और ट्रैक करने के लिए की जा सकने वाली क्षमता, कि ऑपरेटरों की जिम्मेदारी होगी कि इनकी दिशा बदल सको, आप ट्रैक किए जा सके उनको। अभी क्या है कि एक ऑपरेशन नेत्रा वगैरह आपको सुना होगा, NE मिशन है या ऑपरेशन है नेत्रा। तो इसमें क्या है कि जैसे दूरबीन वगैरह या फिर रडार के द्वारा है ना इनकी डेबरीज वगैरह कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से उपग्रह है वो सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनकी है ना पता चलाया जाएगा। ये नेत्रा करके एक मिशन टाइप में है। ठीक है, तो इसको आप साथ में देख सकते हो। फिर स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस, ऐसे है कि स्पेस में क्या सिचुएशन चल रही है उसकी अवेयरनेस के लिए ये नेत्रा वगैरह ये प्रोग्राम है वो सब इसके अंदर ही आएंगे। हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, एक्स्ट्रा बताया मैंने। अब देखो, अब इसके अलावा भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है उनके ऊपर अलग अलग जगह पे भागीदारी कर रहा है जो स्पेस डेब्रीज को कंट्रोल करने के लिए। तो देखो, IADC है, इंटर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति है। तो इसका क्या है, भारत 1996 से सदस्य है। हालांकि इसकी स्थापना तो 1990 के समथिंग हो गई थी, नहीं 93 की समथिंग हुई है। ठीक है, इसका गठन हो गया था, लेकिन इसरो है उसके बाद में इसका मेंबर बन गया था। तो ये भी डेब्रीज वगैरह हैं तो इनके समन्वय के लिए काम करती है। फिर यूनाइटेड नेशन के लिए है, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, उसकी एक कमिटी है, इसका भी भारत सदस्य है। फिर UNSTC है, STSC है, तो ये हो गया। फिर देखो दूसरे भी मंच है छोटे छोटे, ये मंच वगैरह ऐसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो स्पेस डेब्रीज के बारे में थोड़ा सा मैंने जो मेंस के अंदर आप लिख सकते हो वो बताया है, तो आप देख लेना। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये संसद के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है कि वैश्विक जलवायु कार्यवाही, आपको पता है कि हमारा जो पेरिस समिट हुआ था तो उसके अंदर 2015 के अंदर पेरिस समिट हुआ था, जिसको COP21 भी कहते हैं, है ना। तो उसके अंदर NDC ने जो हर एक देश ने अपने ना मतलब डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या क्या होंगे। ठीक है, तो उसके लिए सरकार ने डिसाइड किए थे 2030 तक टारगेट किए थे। ठीक है, तो उसके अंदर से भारत ने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया है। इस आर्टिकल को वैसे हम देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसको रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिया है इसको। देखो 2022 के अंदर हमारा देखो उत्सर्जन टारगेट था, जो इमिशन इंटेंसिटी है उसको कम करने का हमारा टारगेट था कि 45% है ना इसकी कमी करेंगे हम 2005 के स्तर पे। लेकिन हमने क्या है कि उत्सर्जन तीव्रता को 37% तक कर लिया है, लेकिन 45% हम लगभग कर लेंगे 30 तक। ठीक है, फिर उसके बाद में गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, गैर जीवाश्म से जो ऊर्जा की क्षमता है तो उसको हमने 5 साल पहले ही कवर कर लिया है, 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है। कि मतलब 50% हमें करना था 2025 में ही हमने कर लिया है, कितना 54% हम आगे निकल गए हैं। और अभी जो 2035 तक अगले टारगेट हमने खुद से ही डिसाइड किए हैं तो उसके अंदर इसको 60 कर दिया गया है, 60% कर दिया है। ठीक है, कि हम टोटल एनर्जी है उसका 60% है गैर जीवाश्म वालों से ही करेंगे उत्पादन का। अब अतिरिक्त कार्बन सिंक, कार्बन सिंक के लिए क्या है कि 2.44 बिलियन टन है, ये हम हासिल कर दिया है इतना। और टोटल हमारा टारगेट क्या था 2030 तक का, 2.5 से 3 बिलियन जो टन है इतना था। अब देखो इनको भी आप थोड़ा थोड़ा साथ में देखते रहो कि ये टारगेट है, ये 2035 के अंदर हमने चेंज कर दिया, इसको 3.5 से 4 बिलियन टन है इतना कर दिया इस टारगेट को 2035 के लिए, अगले 5 साल के लिए। ठीक है, 30 तक तो टारगेट थे ही उसके बाद में। फिर उसके बाद में देखो आर्थिक GDP की वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से अलग माना गया है। ये क्या है कि पहली एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। देखो यूनाइटेड नेशन UNFCCC है, तो उसके अंदर क्या है कि सरकार अपने हर एक 2 साल से है ना अपनी रिपोर्ट वगैरह UNFCCC को भेजती है कि हमने NDC टारगेट है उनको पूरा करने के लिए किस हद तक काम किया है। तो वो टारगेट है तो वो सरकार भेजती रहती है कि उस तरीके से रिपोर्ट वगैरह देती है। तो अभी GDP है उसको ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से थोड़ा सा अलग करके डीकपलिंग करने में ना हमने सफलता प्राप्त की है। उसके परिणाम वगैरह बताएं कि हमने GDP को अलग देखा है और ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको अलग देखा है। कि हमारा क्या है कि GDP के हिसाब से ये क्या होता है, इमिशन इंटेंसिटी है ना, इसी का ही एक दूसरा नाम है। ऐसे मानो आप कि GDP का जो उत्सर्जन है तो उतने ही उसी लेवल पे होना चाहिए कि हम उसका प्रभाव है वो क्या है कि एनवायरमेंट के ऊपर ना ज्यादा ना पड़े, उसकी इंटेंसिटी कम हो। तो 2035 के लिए NDC क्या है देखो 47%। ठीक है, ये कितना था
ये कितना है 45 है, इसको 47 कर दिया है हमने। ये मैंने बता दिया है, ये 60 वाला बता दिया है। ठीक है, अब देखो एक गुणात्मक लक्ष्य वगैरह हैं ये 2035 के लिए, ये भी 5 गुणात्मक लक्ष्य हैं, ये भी निर्धारित किए गए हैं। ये तो हो ही गए वैसे, ये 3 तो ऊपर वाले देखे ही हैं आपने, उसके अलावा 5 गुणात्मक लक्ष्य हैं ये भी हैं। इसके अंदर देखो सतत जीवन शैली, एडेप्टेशन वगैरह, या फिर है ना जलवायु अनुकूल और स्वच्छ जो ऊर्जा वगैरह हो उसका विकास किया जाए, या स्वच्छ विकास किया जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये भी इसके अंदर हमने टारगेट है वो गुणात्मक तरीके से 2035 के अंदर डालने हैं। 5 टारगेट बताए हैं इसने। ठीक है, ये आप इंग्लिश में देख सकते हो। अब देखो अगला आर्टिकल है, ये रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है, इसके बारे में है। फिर उसके बाद में हम जो बिल वाला है पोर्शन उसके ऊपर चलेंगे। ये है कि रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है, इसके विनिर्माण संवर्धन योजना है। ठीक है, कि उसके विनिर्माण की संवर्धन की योजना है। इसका टारगेट है ना, देखो 2025 के अंदर ही आई थी ये स्कीम। ठीक है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है वो आप जानते ही हो, मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार नहीं बताएंगे हम। फिर देखो 6000 मीट्रिक टन पर वर्ष है इसके विनिर्माण संयंत्र है, तो उसको उत्पादन क्षमता है ना इतनी करनी है कि इंडिया के अंदर ही जो रेयर अर्थ मटेरियल है तो वो बन सके, और परमानेंट मैग्नेट है तो वो उनका उत्पादन हो सके उसके लिए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि 5 लाभार्थी वगैरह हैं, इनको चुना जाएगा, और हर एक को 1200 मीट्रिक टन है प्रतिवर्ष, इतनी क्षमता अधिकतम है ना, इतनी क्षमता उसको आवंटित की जाएगी कि इतनी क्षमता तक आप बना सकते हो हर एक को। ठीक है, और उसको 7 साल के लिए इसकी निर्धारित किया गया है कि 7 साल की अवधि होगी। और इसके अंदर क्या है कि 2 साल में तो आप संयंत्र वगैरह स्थापित करना और ये काम करोगे, और 5 साल में बिक्री वगैरह करना है, क्या क्या करना है, तो 7 साल के लिए उनके लिए योजना निर्धारित की है। ठीक है, और रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है तो उसके काम कहाँ कहाँ आते हैं वो आपको पता है, ईवी के अंदर जो टरबाइन वगैरह होते हैं इनके अंदर आ जाती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण वगैरह है इनके अंदर, या एरोस्पेस वगैरह इसके अंदर बहुत जगह आता है इसका काम। ठीक है, और ये इसका नाम है एक रेयर अर्थ का परमानेंट मैग्नेट का, NdPr ऑक्साइड। ठीक है, नियोडीनियम और ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, ये हमने ऊपर ऊपर से देख लिया है। अब देखो मानसून सेशन है तो उसके अंदर 12 विधेयक हैं वो पारित हुए हैं, और उनके बारे में लगभग हम 2-3 को तो हम कर चुके हैं, जैसे वंदे मातरम वाला हो गया, और MSME हो गया। फिर उसके बाद में देखो हम देखते हैं सबसे पहले कि अभी क्या है कि, हाँ पहला तो ये है लोक परीक्षा वाला संशोधन विधेयक। सबसे पहला है लोक परीक्षा के अंदर संशोधन विधेयक है, तो उसके बारे में कि स्पेशल कोर्ट वगैरह बनाए जाएंगे, और उसके अलावा जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो वो होंगे, और जल्दी जल्दी कैसे निपटाया जाएगा, एक है ना एक समिति टाइप में इस तरीके से ही बनेगी, जो मतलब जांच एजेंसी टाइप में, वो भी अलग अलग स्पेशल टास्क फोर्स कह रहे हैं जिसको, स्पेशल टास्क टास्क फोर्स है ये बनाई जाएगी। फिर जांच है वो 2 महीने के अंदर पूरी होगी, और ट्रायल है वो 3 महीने के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, ये कहा गया है इसके अंदर। और हाई कोर्ट है, उसके बाद में अपील की जा सकती है कहाँ पे, हाई कोर्ट के अंदर, ये हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा है राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक। ये वंदे मातरम को क्या है कि जो जनगण मन है हमारा, जो राष्ट्रगान है उसके उसकी जितनी सुरक्षा दी गई है, तो ये धारा 3 है, इसके दायरे में है ना थोड़ा सा परिवर्तन लाया गया है, और वंदे मातरम को इसके अंदर जोड़ दिया है। और मूल एक्ट था वो 1971 का है, उसके अंदर संशोधन किया गया है। ये 2-3 पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई बाधा वगैरह डालता है वंदे मातरम के टाइम पे तो उस पर दंडनीय अपराध वगैरह उसकी श्रेणी के अंदर आएगा, ये कह दिया गया है। अब अगला है जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन वगैरह, उसमें संशोधन किया गया है कि देखो जन्म के बाद में यदि रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, या मृत्यु के बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो, तो 1 साल तक तो आपको है ना आप करवा सकते हो, इतना टाइम होता है। और 1 से 2 साल के बाद में क्या करेंगे कि ये 1 से 2 साल के बीच में जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, मतलब जो सक्षम अधिकारी है, तो वहां तक है ना उससे मंजूरी लेनी होगी। और यदि 2 साल के बाद तक भी आप नहीं करवा रहे हो तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उससे मंजूरी लेके ही आपका है ना जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया है जन्म और मृत्यु पंजीकरण के मामले में। MSME एक्ट है, इसके बारे में भी हम कर चुके हैं पहले। इसमें क्या था कि निःशुल्क पंजीकरण वगैरह करना, या फिर प्लेटफॉर्म है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये उपलब्ध करवाना, विलंबित भुगतान हो रहा है या फिर उनके विवाद वगैरह हो रहे हैं तो उनको थोड़ा आसान करना, सरल बनाना, कुछ चीजें हैं वो डीक्रिमिनलाइज करना। ठीक है, और उसके अलावा पेनल्टी वगैरह है, तो उनको जुर्माना वगैरह लगाने की बात की है कि है ना क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत नहीं मानेंगे, आपको पेनल्टी वगैरह या जुर्माना वगैरह यही लगा के आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक, एक ये एक्ट है, इसके अंदर भी संशोधन किया गया है। ठीक है, ये तो एक्ट ही नया लेके आए हैं, ये बैंकर्स बुक एविडेंस बिल।
तो इसके अंदर क्या है कि जैसे जो बैंकर्स वगैरह हैं तो देखो कि बही खाता वो लिखते हैं, तो हाथ से उनको पहले रजिस्टर वगैरह मेंटेन करने पड़ते थे, लेकिन अब क्या है कि उनको डिजिटली जो मान्यता है वो दे दी गई है कि आप डिजिटली ये यदि यदि कोर्ट के अंदर, पुलिस के सामने या फिर कहीं भी आपको यदि उनको प्रोवाइड करवाना है, तो जरूरी नहीं है कि आपके बैंक के खाते हैं वो सारी चीजें कोई बही के अंदर या फिर हैंड रिटन तरीके से लिखे हों। आप डिजिटल तरीके से भी आपकी यदि आपके पास में है, क्लाउड के ऊपर है, कहीं भी है, तो आपको मान्यता दे दी जाएगी। इस आधार पे ये बिल लेके आए थे। ठीक है, बैंकर्स बुक एविडेंस बिल है कि एविडेंस है वो डिजिटल तरीके से भी हो सकते हैं, उसके प्रमाण पत्र मानकीकृत कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर अगला है केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 3 है, उसके अनुसार किसका अधिकार होता है? केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार के पास में अधिकार होता है कि राज्य का नाम चेंज करना है, केरल से बदल के केरलम कर दिया। ये आर्टिकल 3 के तहत है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया रहना चाहिए पॉलिटी के अंदर। ठीक है, तो संविधान की पहली अनुसूची के अंदर संशोधन का प्रस्ताव है ये। ठीक है, और अधिकरण सुधार विधेयक, ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको अभी बाद के लिए छोड़ देते हैं। एक तो इसको देखेंगे हम, और एक जो ट्रिब्यूनल वाला हो गया, एक एक खान और एमएमडीआर एक्ट है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। ये दो एक्ट हैं, इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं आज, तो इनको यहीं छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है। इसके अंदर क्या है कि खाद्य पदार्थ हैं, उनके अंदर श्रेणी के अंदर है ना क्या क्या चीजें आनी चाहिए, उनके अंदर नाम चेंज किया गया है, इसको हम बाद में देखेंगे। पीआईबी बैकग्राउंडर की यदि कोई न्यूज है तो वो मैं देख लूंगा, उसके अंदर है तो हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे इनको। जो जो हमारा नहीं डिस्कस किया हुआ है उसको अच्छे से करेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर टाइम टाइम पे क्या है कि न्यायाधीशों की संख्या वगैरह है तो वो बढ़ाने की है ना बात चलती रहती है, और बढ़ाती रहती है, केंद्र सरकार बढ़ाती है, पार्लियामेंट बढ़ाती है मतलब। तो क्या है कि अभी संख्या बढ़ा दी गई है इनकी, तो उसमें संशोधन किया गया है। फिर ये आयकर संशोधन विधेयक है, इसके अंदर कुछ चेंज किया गया है। और विनियोग विधेयक है। ठीक है, तो उसके अंदर अप्रोप्रिएशन बिल है, तो ये क्या है कि जो बजट सेशन है उसके बाद में कुछ पैसे वगैरह वो निकालने होते हैं, तो वो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल होता है, तो वो उसकी मांग के ऊपर पारित कर दिया गया है। तो इस तरीके से 12 बिल थे, उनको पारित कर दिया गया है। ठीक है, अब अगला आर्टिकल है हमारा, ये SASCI योजना है। स्टेट असिस्टेंट टाइप में ये है कि कैपिटल इंसेंटिव टाइप में इसका पूरा नाम है। तो ये क्या है कि ये स्कीम है, ये केंद्र सरकार की है, और ये पर्यटन गंतव्य विकास है, इसके लिए भी इसको लॉन्च कर दिया गया है। देखो वैसे तो है, ये वित्त मंत्रालय की स्कीम है, ये नीचे दे रखा होगा, इसके अंदर भारत सरकार की केंद्र प्रायोजित योजना है ये केंद्र प्रायोजित योजना है, और वित्त मंत्रालय का वह विभाग है ये इसको देखता है। लेकिन इसको क्या है कि पर्यटन के अंदर भी शामिल कर लिया गया है। ये कैपिटल इंसेंटिव इस तरीके से देता है कि जैसे कोई रोड बनाना, ब्रिज बनाना, या फिर पर्यटन के अंदर इस तरीके से विकास किया जा रहा है, तो उन सब के लिए जो कैपिटल असिस्टेंस है तो वो इसकी स्कीम के तहत दिया जाता है। और ये लगभग कोविड का टाइम था, उस टाइम पे सरकार ने शुरू किया था। और क्या है कि राज्यों को असिस्टेंस दी गई थी, कि राज्यों को 50 साल के लिए बहुत सारा पैसा दिया गया था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इसको है ना थोड़ा अच्छे से विकसित करो। तो क्या है, देखो 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है इसके अंदर राज्यों को देती है कौन? केंद्र सरकार, लोन के तहत पे सहायता दी जाती है। और इसकी शुरुआत है 2020-21 में, कोविड के बाद में शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखो ये पर्यटन मंत्रालय है, इसकी स्कीम है वैसे तो। और इसके अंदर क्या है कि जैसे 100% केंद्रीय निधि, ये सब है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि पर्यटन मंत्रालय है तो उसके अंदर भी इन्होंने कुछ शुरू किया है। अलग अलग मंत्रालय हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं, अलग अलग मंत्रालयों के पास में जाते हैं। मेन स्कीम ये क्या है, वित्त मंत्रालय की है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में ये इंग्लिश के अंदर है, देख सकते हो। हालांकि वो नीचे वाली चीज है, इंग्लिश के अंदर नहीं मिलेगी शायद आपको। देखो, अब है एमएमडीआर संशोधन विधेयक है, जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है उसके अंदर संशोधन किया गया है, और 2026 के अंदर अभी इस बार किया है। तो इसमें क्या है कि देखो एमएमडीआर एक्ट है, इसके अंदर जो राजकोषीय ढांचा है उसको चेंज किया गया है। ठीक है, जो टैक्स वगैरह सिस्टम है जो जितना भी है, तो उसको थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। उसके लिए क्या है कि इसके अंदर संशोधन किया है। तो देखो पहले क्या होता था कि कमियां क्या क्या थी, कर बहुत ज्यादा लगते थे, खनन क्षेत्र हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर लगते थे। फिर कर है, उपकर है और दूसरे शुल्क हैं, ये लगाए जाते थे। कोई खनन काम है उसके ऊपर खनन क्षेत्र पे भी कर लगते थे, खनन पे यदि काम कर रहे हो तो भी होगा, और काम शुरू किया है आपने तब भी होगा। और यदि मान लो उत्पादन वगैरह शुरू किया है, या फिर ना उसको बेच रहे हो, प्रेषण कर रहे हो, भेज रहे हो, उस टाइम पे भी कर लग रहा है। फिर विभिन्न राज्य हैं तो उनके बीच में कर वगैरह है, उनका सिस्टम वगैरह अलग अलग था, अलग अलग राज्य अपने अपने हिसाब से टैक्स वगैरह लगा रहे थे, और उन पे लेवी वगैरह ऊपर से अलग से लगा रहे थे। ठीक है, तो असमान थी। और पूर्वव्यापी तरीके से, मतलब पहले से लेके, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से है ना उन पे टैक्स वगैरह सिस्टम चल रहा था। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, उनकी कमियों को पूरा करते हुए सरकार ने क्या किया है कि इनके अंदर सुधार किया है अभी। ठीक है, अब पुरानी कर व्यवस्था थी, उसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, जैसे अव्यवहार्य खनन हो जाएगा, एमएसएमई है तो उनको ज्यादा नुकसान होता था। फिर आयात में वृद्धि, प्रदूषण,
कि मतलब यहाँ पे क्या है कि टैक्स सिस्टम इस तरीके से है कि बहुत ज्यादा है तो आयात पे निर्भर रहना पड़ेगा। यहाँ वाले जो उत्पादन कोई जो श्रमिक वगैरह है या फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो ना उत्पादन करेंगे ही नहीं, तो आयात पे निर्भर रहना पड़ेगा हमें। और प्रदूषण वगैरह ज्यादा होगा इससे। फिर महंगाई है, महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि आप आयात पे निर्भर हो तो महंगाई बढ़ेगी, उत्पादन की लागत भी ज्यादा आ रही है तो भी महंगाई बढ़ेगी। अब क्या है, निवेशकों का अविश्वास, निवेशक हैं तो वो भी अविश्वास के अंदर है। अब देखो विधेयक के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से किए गए हैं ये थोड़ा सा आप देखोगे। यहां से शुरू होता है काम क्या क्या है, ठीक है। देखो पहली बात है खनिज युक्त भूमि पर केंद्र का नियंत्रण। जो खनिजों से युक्त वाली भूमि है तो उस पे क्या है कि केंद्र सरकार ने पहले से जो भूमियां थी वो तो थी, और उसके अलावा भी कुछ भूमियां और हैं, कुछ लैंड और हैं, तो उनको भी एक्वायर कर लिया है और केंद्र ने अपने अंदर नियंत्रण के अंदर ले लिया है। इनको रेगुलेशन वगैरह केंद्र सरकार करेगी ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद में नई धारा 9D है। इसमें क्या है कि राज्यों की लेवी पे सीमा लगा दी है कि राज्य है ना अपनी मर्जी के अनुसार उस पर लेवी वगैरह टैक्स वगैरह नहीं लगा सकते हैं। हम बताएंगे कि क्या क्या करना है। तो ये क्या है, नई धारा डी जोड़ी है इन्होंने। अब क्या है, पिछले शुल्कों के संदर्भ में नियम बनाए हैं। पिछले शुल्क थे, ये संशोधन लागू होने से पहले राज्यों द्वारा जो लेवी वसूल नहीं की गई है, क्या है कि पहले लेवी वगैरह राज्यों ने लगा दी थी और रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से भी लगाई थी। तो यदि उन्हें उनके द्वारा वसूल नहीं की गई है तो उनको तो खत्म कर दिया जाएगा। ले ली है यदि वो टैक्स वगैरह उन्होंने राज्यों ने ले लिया है उनसे, जो फैक्ट्रीज वगैरह कंपनीज वगैरह जो माइनिंग कर रही हैं, तो यदि उनसे ले लिया है तो उनको वापस भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो वसूल की जा चुकी है तो उसको वापस भी नहीं किया जाएगा, यही कह रखा है इसके अंदर। फिर धारा 13 है, उसमें नियम बनाने की शक्ति। अब क्या है कि केंद्र सरकार खुद के अधिकार में ले लिया है कि इसके जो खानों के संबंधित जितने भी नियम होंगे वो हम बनाएंगे, ठीक है, वो अपने ऊपर ले लिया इन्होंने। अब देखो पहले क्या था और बाद में क्या था, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा अंतर बता रखा है, वो हमने पहले देख लिया है। अभी जो पीछे था उसी के अंदर ही था कि पहले खनिज युक्त भूमि है तो केंद्र के नियामक से ना सारी अंदर नहीं थी, अब उसके अंदर विनियमन के अंदर आ चुकी है। अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे, लेकिन अब क्या है कि केंद्र है ना अपने निर्देशित एक समान ढांचा कर दिया है और राज्यों को अपने कह दिया कि आप लेवी वगैरह नहीं ले सकते हो, ठीक है। और हम ही बताएंगे कि क्या क्या है कि एक समान ढांचा कर दिया है सभी के लिए। खनन कार्य शुरू होने के बाद भी नए शुल्क लगा सकते थे, पहले रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से लगाते थे, लेकिन ये निर्धारित शर्तों को छोड़ के बाकी ना राज्य नए शुल्क नहीं लगा सकते अब पूर्वव्यापी कर की मांग किसी भी समय उठाई जा सकती थी, और अभी क्या है लंबे समय तक पूर्वव्यापी बकाया है अब अमान्य घोषित कर दिया गया है संशोधन के बाद में, ठीक है। अब वो रेट्रोस्पेक्टिव तरीके वाला है, सबसे ज्यादा कर का बोझ है वो छोटे मजले खनिक है उनको लगता था, और अब क्या है कि ये निष्पक्ष हो गया है, सबके लिए बराबर कर दिया है। अब इसके देखो आगे की राह है कि क्या क्या ट्रस्टी वगैरह जो सिद्धांत है उसको मान रहा है, ये सब है ना आपके लिए देख लेना एक बार, ठीक है। अब देखो ये आर्टिकल है, ये ट्रिब्यूनल एक्ट है, इसके बारे में है। और इसमें क्या है कि जैसे देखो ट्रिब्यूनल्स हैं, एक नई संस्था बना दी गई है अभी, ठीक है, इसका नाम है नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। अभी क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है तो उन्होंने बताया था कि हम मतलब एक केस था मद्रास राज्य बनाम ऐसे कुछ करके केस था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में केस था, तो उसके अंदर क्या है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आपको इसको सही करना होगा, ये जो ट्रिब्यूनल्स एक्ट है तो उसको सही करो। और उसके बाद में नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है तो इसकी स्थापना करने की बात की थी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे और इनको बताया था कि ऐसा करना चाहिए, और केंद्र सरकार ने अब क्या है कि इस बिल के माध्यम से इसकी स्थापना कर दी है, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। ट्रिब्यूनल आप समझते हो कि ट्रिब्यूनल कौन से होते हैं, जैसे एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया। मतलब ये कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों तरीके से है ना, जो न्यायपालिका का बोझ कम करने के लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका मिलकर इसके अंदर काम करते हैं, वैसे न्यायिक तरीके से ही होता है इनका काम। तो एनजीटी हो गया, जो न्यायालय है न्यायाधीश वगैरह होते हैं वही होते हैं मेनली इसके अंदर, तो एनजीटी है। फिर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है ना, और एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। इस तरीके से बहुत सारे ट्रिब्यूनल है, लगभग 16 से लेके 18 के बीच में ना ये ट्रिब्यूनल होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इनको रेगुलेट कौन कौन करेगा, कैसे कैसे, ये ना नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है तो ये इनकी जो उनका चयन कैसे किया जाएगा, ये सब चीजें है ना ये नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो इसकी जो मतलब स्ट्रक्चर वगैरह क्या है कि एक तो चेयरपर्सन होंगे इसके अंदर जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, या फिर चीफ जस्टिस होने चाहिए कहाँ के, हाई कोर्ट्स के, तो ये तो अध्यक्ष होंगे। उसके बाद में दो जुडिशियल मेंबर होते हैं, दो जुडिशियल मेंबर होंगे और दो टेक्निकल मेंबर होंगे। इस तरीके से इसके अंदर 5 लोग होते हैं, ठीक है। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के अंदर 5 लोग होंगे। जुडिशियल मेंबर है ये क्या होंगे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए हाई कोर्ट के, या फिर जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के ही, ठीक है। और टेक्निकल है वो उनको 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सेलेक्ट ट्रिब्यूनल मेंबर, इनका काम क्या होगा, देखो 3 है ना आउट ऑफ 5 जुडिशियल मेंबर है, तो इनको क्या है
मतलब बहुमत के आधार पे इनको निर्णय लेना होगा। क्या क्या काम करेंगे, ट्रिब्यूनल के मेंबर्स वगैरह हैं वो कौन होंगे, या फिर ट्रिब्यूनल की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है ये इनका काम होगा। फिर उसके बाद में डिसिप्लिनरी इंक्वायरी वगैरह करनी है तो वो भी ये करेंगे। और मेंटेन नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड, जो डेटा है उनका सारा तो उसको भी मेंटेन करने का काम इनका ही होगा। ठीक है, तो ये नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन है तो इसके काम होंगे। अब इसके अंदर पर्पस वगैरह और वो सब बता रखे हैं, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं वो है। ठीक है, तो वो आप देख लेना चाहें। अब देखो इसके अंदर देखते हैं हम क्या है। देखो मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ है, 2026 का मामला था ये, और इसके तहत है ना इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, फिर उसके बाद में इनको इसको बना दिया गया है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग है, तो अध्यक्ष होता है 2 न्यायिक सदस्य, 2 तकनीकी सदस्य होंगे, 25 साल का अनुभव होना चाहिए, ये मैं हम बात कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, और ये स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, ये तो हो ही गया। ठीक है, अब देखो नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी इनकी। पहली बात है कि सीजीआई से परमिशन लेनी जरूरी होगी। हालांकि करेगी इसकी नियुक्ति वगैरह केंद्र सरकार ही करेगी, लेकिन क्या है कि सीजीआई की परामर्श है ना वो जरूरी होगा इसके लिए। अब आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, रिक्त पदों को भरना, चयन प्रक्रिया, जितने भी रिक्त पद हैं ट्रिब्यूनल्स वगैरह के अंदर उनको भरेगा, और उनकी मतलब भरने के लिए जो चयन प्रक्रिया है उसका निर्धारण करना। ठीक है, उसका संचालन करना। फिर उसके बाद में न्यायाधिकरणों के कार्य निष्पादन की समीक्षा, कि न्यायाधिकरण किस किस तरीके से काम कर रहे हैं, काम अच्छे से चल रहा है या नहीं करना, उसका समीक्षा वगैरह करने का काम करेगा। वार्षिक रिपोर्ट है ये केंद्र सरकार को सौंपेगा। फिर उसके बाद में शिकायत और अनुशासनात्मक जांच। ठीक है, कि मतलब सदस्यों के विरुद्ध यदि कोई शिकायत होती है, अनुशासनात्मक जांच वगैरह होती है, तो उसके लिए निगरानी वगैरह करने का काम करेगा। फिर न्यायाधिकरण डेटा ग्रिड है, जो डेटा ग्रिड वगैरह है तो उसको मेंटेन करने का काम है ना ये करेगा। ठीक है, ये हम पहले ऊपर देख चुके हैं, उसके अंदर जो डायग्राम था उसके अंदर ही दे रखी है सारी चीजें। अब कार्यकाल और सेवा शर्तें क्या होंगी। देखो 5 साल और 70 साल ये तो होगा अध्यक्ष का कार्यकाल, और जो सदस्य होंगे उनकी कार्यकाल होगा 5 से लेके 5 साल और 67, जो भी पहले हो जाए वो। फिर उसके बाद में ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे, यदि ये पुनर्नियुक्ति करी जा सकती है, इनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है इनका, ये ध्यान रखना है आपको। देखो कहीं से भी छोटी छोटी चीजों से है ना क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा सा आपको पॉलिटी के अंदर देखना है। और वैसे तो देखो हम कर ही रहे हैं। अब न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के चयन। ठीक है, कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है तो उसका चयन है, तो अच्छा बहुमत न्यायिक बहुमत कैसे होगा, हाँ ठीक है। तो देखो अध्यक्ष होगा न्यायाधिकरण का, तो उसका चयन तो कौन करेगा, चयन करने वाली जो समिति होगी उसका अध्यक्षता है ना वो अध्यक्ष ही करेंगे, चेयरपर्सन ही करेंगे। समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे, एनटीसी के अध्यक्ष ही। और यदि सदस्यों की नियुक्ति करनी है न्यायाधिकरणों की, जो कोई भी ट्रिब्यूनल मान लो, एनजीटी वगैरह मान लो, कि उसके जो सदस्य हैं उनका चयन करना है, तो उस टाइम पे क्या है, जो न्यायिक सदस्य होंगे वो उसका समिति का अध्यक्षता कर लेंगे। जो एनटीसी के न्यायिक सदस्य हैं वो कर सकते हैं इसकी समिति की अध्यक्षता। ठीक है, उस टाइम पे अध्यक्ष की जरूरत नहीं है कि वो अध्यक्षता करें ही। अब देखो निर्णायक मत क्या है, निर्णायक मत कौन देगा, जो अध्यक्ष होंगे वो निर्णायक मत दे सकते हैं। और शामिल विशेषज्ञ और सदस्य सचिव हैं उनको क्या है कि मतदान का अधिकार नहीं होगा, जो सचिव वगैरह सचिवालय वगैरह भी ना इसके साथ में बनाए गए हैं, तो उसको मतदान का अधिकार नहीं होगा। और केवल एक उपयुक्त अभ्यर्थी, ये क्या है, अनुशंसा और समय सीमा, कि मतलब कार्यपालिका के विवेकाधिकार को कम करने के लिए समिति कई नामों का पैनल भेजने की बजाय प्रत्येक रिक्ति के लिए केवल एक उपयुक्त अभ्यर्थी की अनुशंसा। अच्छा पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोगों की एक लिस्ट टाइप में इस तरीके से भेज दी जाती थी, केंद्र सरकार को भेजते थे पहले, और फिर उसके बाद में केंद्र सरकार अपनी मर्जी से उनको चूज करती थी कि ये इसको ले लिया जाए। लेकिन अब क्या होगा, सिर्फ एक को ही नाम भेजा जाएगा और उसको केंद्र सरकार को अपॉइंट करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में केंद्र सरकार को इस अनुशंसा पे कार्यवाही 3 महीने के अंदर अंदर ही करनी होगी। ये टाइम पीरियड भी इसके लिए डिसाइड कर दिया गया है कि 3 महीने के अंदर है ना आपको करना ही होगा। और नया सचिवालय है, एक नया सचिवालय मैंने आपको बता दिया, प्रशासनिक ढांचा है। क्या होगा इसका, देखिए 3 दिन के भीतर चयन समिति की अनुशंसा को केंद्र सरकार को प्रेषित करना होगा, कि यदि समिति की अनुशंसाएं वगैरह है वो केंद्र सरकार को प्रेषित करने का काम 3 दिन के अंदर ही है ना ये सचिवालय करेगा। ठीक है, और उसके बाद में 3 महीने इनको मिल जाते हैं बाद में केंद्र सरकार को। वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्ता इनको दी जाएगी, न्यायाधिकरण है खुद के पैसे वगैरह और वो सब है तो उसका खुद ही डिसीजन ले सकता है। ठीक है, कि आवश्यकताओं का स्वयं निर्धारण करेगा, और एनटीसी फिर ना उनका मूल्यांकन कर देगा कि आप पैसे सही जगह यूज में ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। इसलिए इससे क्या है कि इनकी अधिकरणों की, न्यायाधिकरणों की थोड़ी स्वायत्ता वगैरह बढ़ेगी। ठीक है, फिर कह गए इनके खातों की ऑडिट वगैरह भी करेगा। तो ये एकदम मतलब ऐसे मानो कि एक अलग भी कर रहा है, जो मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका है तो शक्तियों का विभाजन की जो हम बात करते हैं तो वो अलग करने का भी काम कर रहा है, और उनके ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी लेके आ रहा है। ठीक है, न्यायाधिकरणों में तो निष्कर्ष वगैरह ये आप देख लेना। तो ये देख लो, ये बहुत अच्छा पॉइंट था और इसको हमने किया है। अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं, एक तो लिंबू और तमांग, ये अनुसूचित जनजातियां हैं, ये कहाँ की हैं, सिक्किम की हैं ये। ठीक है,
सिक्किम की है, और इनके कुछ आरक्षण वगैरह के अभी बहुत सारे जो कोर्ट के अंदर केस वगैरह ये चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या है कि ये जनजातियां हैं, जैसे सिक्किम के अंदर क्या है कि लगभग 30 से 32 के समथिंग है ना सीट वगैरह है जो मतलब विधानसभा के अंदर, उसके लिए अलग अलग लोगों के लिए आरक्षित कर रखी है उन्होंने। जैसे लेप्चा और भूटिया हैं, उनके लिए कुछ अलग है, फिर एसटी के लिए कुछ अलग है, फिर उसके बाद में जो जनरल सीट है वो अलग है, और एक नेपाली वगैरह उनके लिए भी शायद कुछ ना कुछ है, बुद्धिस्ट वगैरह के लिए भी है, तो बुद्धिस्ट वगैरह के लिए भी है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे इनके अंदर बांटा हुआ है। और अब क्या है कि ये जो जनजातियां हैं लिम्बू और तवांग, ये भी अपनी जनजातीय अधिकार के आधार पे और ये मांग कर रही है कि हमारे भी सीट के अंदर या फिर यहाँ पे है ना विधानसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन के लिए आरक्षित सीटें होनी चाहिए। तो अभी मामला केंद्र सरकार कह रही है कि कोर्ट के अंदर चल रहा है, और उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये कहा गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका मामला ऐसा चल रहा है। ठीक है, अब देखो अगला है, ये क्या है कि सोवा रिग्बा है तो उसके लिए डॉक्टर पद्मा गुरमेत कॉन्फ्रेंस कन्फर्ड है। ठीक है, गुरमेत है, पद्म पद्मा गुरमीत है। इनको क्या है कि सोवा रिग्बा चिकित्सा के अंदर कुछ अवार्ड वगैरह ऐसा मिला है, लद्दाख का राज्य पुरस्कार है वो मिला है इनको। तो आप पीसीएस के लिए देख सकते हो, बाकी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। सोवा रिग्बा आपको थोड़ा सा आइडिया वैसे मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत शुरुआत के अंदर ही बता दिया था कि ये तिब्बतियन एक चिकित्सा प्रणाली है, और ये लगभग हिमाचल हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल हो गया, ये जो एरिया है ऊपर वाला, उत्तराखंड वाले में भी थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो वहाँ पे ये चिकित्सा प्रणाली है वो मतलब प्रैक्टिस की जाती है, और ये तिब्बतियन प्रणाली है। इसके अंदर जैसे मतलब वो त्रिदोष वगैरह होते हैं ना, वात पित्त कफ, उसी तरीके से इनका ना इलाज वगैरह किया जाता है। तो आप देख लो, क्वेश्चन है आज आपके लिए, ये सिंडर लेयर जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट है इसके बारे में है, फिर दूसरा है भारत की अंतरिक्ष नीति है इसके बारे में है, और तीसरा है अधिकरण सुधार विधेयक है इसके बारे में है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, और 2 मेंस के क्वेश्चन है, ये आप देख लेना और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन ये। थैंक यू, अपन मिलेंगे अब सीधा मंडे को, 2 दिन हमारा ऑफ रहता है आपको पता है। ठीक है, थैंक यू।